आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट क्या है ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के क्या क्या बेनिफिट है। एट प्रेजेंट द मैक्रो इन्वायरमेंट इज extremely favorable for housing finance company. The Modi government incentive in terms of allocation relating to Pradhan Mantri Awas Yojana of rupees 23,000 crore would provide to the much needed momentum to the sector. The total allocation for infrastructure sector in the budget stood of rupees 3,96,135 crore in 2017-18। मतलब क्या है, एट प्रेजेंट माइक्रो इन्वायरमेंट जो है फेवरेबल है किसके लिए, मतलब माइक्रो का मीनिंग बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए ये फेवरेबल है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंगली भी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव प्रोवाइड किए हैं रिगार्डिंग द हाउसिंग फाइनेंस, तो ये फेवरेबल है। दूसरा, होल्डिंग पीरियड ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 to 2 years। मतलब क्या है, जो होल्डिंग पीरियड है कैपिटल गेन के केसेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसको रिड्यूस कर दिया गया है कितने से, 3 साल से 2 साल तक। Moreover, Finance Minister has proposed to shift the base year for indexation from 1/4 to 1981 से to 1/4/2001 for all class of assets. It is expected with the several associate benefit and disadvantage of digital document. The cost of finance is expected to come down, which may be passed on the real buyer. क्योंकि क्या है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जिससे जो कॉस्ट है फाइनेंस की वो क्या हो गई है, डाउन हो गई है। In the day to come, supported by growth driver such as rising disposal income, personal income tax benefit, increasing urbanization, economic growth for tier 2 city, the sector is likely to see immense growth। मतलब क्या है, हाउसिंग फाइनेंस की वजह से अगर हो तो उसमें क्या है, जो टायर 2 सिटीज हैं उनके अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इनकम टैक्स के बेनिफिट मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। The procedure for incorporating a housing finance company is the same as any other company. National Housing Bank, after satisfying itself on fulfillment of condition provided under Section 29A of National Housing Bank 1987, may grant the certificate of registration। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इनको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी his or shall be in position to pay present future depositor in full as and when their claim accrue. Affairs of the HFC are not being or likely to be conducted in a manner which is detrimental to the interest of, मतलब जो जितने भी ये सारी की सारी सेम है, सेम हैज वी रीड, अभी हमने एनबीएफसी की पढ़ी थी ना ऊपर कंडीशंस, ये सारी की सारी सेम है। जो कंडीशन हमने एनबीएफसी के लिए पढ़ी थी सेम कंडीशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए है, तो आप सेम कंडीशन वहीं की वहीं पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी सेम कंडीशन है जो हमने पढ़ी थी किसके लिए, एनबीएफसी के लिए, तो ये सेम कंडीशन है, आप इसको पढ़ना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। Not important, this is not important। What is assets reconstruction company?
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पढ़ते हैं। इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ रिकवरी फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट was recognized in 1997 by the government of India. The Narasimha Committee reported mentioned that an important aspect of continuing reform process was to reduce the high level of NPA as a mean of banking sector reform. It was expected that with the combination of policy and institutional development, new NPA in future could afford be lower. However, the huge backlog of existing NPA continue to be hounded by the banking sector, and this impinged severely on the bank and performance and ensuring hope their profitability. मतलब ये कहना चाह रहा था भाई, जो लोग मतलब जिन लोगों ने क्या था पास्ट में ये देखा गया, पास्ट में ये देखा गया कि लोग बैंकों से पैसे तो ले लेते हैं, बैंकों से लोन तो ले लेते हैं, बट वो रीपे नहीं कर रहे। जब वो रीपे नहीं करते, बट वो रीपे नहीं कर रहे, रीपे नहीं कर रहे। जब बैंक का लोन वापिस नहीं रीपे किया जाता, रीपे किया जाता, जब बैंक का लोन वापिस रीपे नहीं किया जाता, उस चीज को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग। बैंक उसको अपनी किस चीज में डाल देता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर। बैंक उस चीज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर डाल देता है, उन डेटर्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर डाल देता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया और आपने लोन वापस नहीं किया, तो बैंक एक टाइम बाद उस लोन को, उस पर्सन को अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देता है। और ये बहुत ज्यादा बढ़ता आ रहा था, बढ़ता जा रहा था। इस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एआरसी फॉर्म की, एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनीज, एआरसी फॉर्मेशन किया, जिसका काम क्या होता है? एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी का काम क्या होता है? ये रिकवरी का काम करते हैं। मतलब जो पर्सन पैसे नहीं दे रहा, जिन्होंने लोन में डिफॉल्ट किया है, बैंक ने उनको अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया है, उनसे रिकवरी करने का काम कौन करता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है। अब पढ़ते हैं ये होती क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है, बात करते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है, बात करते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोलते हैं, इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2022, सारफेसी एक्ट के अंदर। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन से एक्ट के अंदर बनी है? सारफेसी एक्ट के अंदर। इनको रेगुलेट कौन करता है? इन कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। It is regulated by RBI as a non-banking financial company. RBI exempt asset reconstruction company from compliance under section 45A, section 45IB, section 45IC
of the Reserve Bank of India Act 1934. ARC function like asset management company. इनका काम क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जितनी भी एनपीए हैं उनसे रिकवरी करना। ये एक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इट इज रेगुलेटेड, ये रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ARC has been set up to provide a focused approach to non-performing loans. Resolution issue by isolating non-performing loan from financial system, freeing the finance system to focus on their core activity. ये क्या है? जितने भी एनपीएस हो जाती है उनको अपने पास आइसोलेट कर लेता है और उनसे रिकवरी करने का काम करता है, आगे बढ़ते हैं। एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन, IRC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। कौन कौन से काम करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, चेंज और टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, सेल और लीज ऑफ बिजनेस ऑफ बोरर, रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, ये रिकवरी का काम करती है। अगर कोई पर्सन ने लोन लिया है बैंक से, अगर वो लोन वापस नहीं करता तो बैंक उसके लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देती है, जो कि ट्रांसफर होके किसके पास चला जाता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास चला जाता है। फिर सारे एक्शन कौन लेती है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। या तो वो बोरोवर की बिजनेस का टेक ओवर कर लेगी या उससे सिक्योरिटी एनफोर्समेंट करेगी, सिक्योरिटी के लिए सेटलमेंट करेगी। तो ये सारे काम कौन करती है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है अंडर द सारफेसी एक्ट। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आर क्रिएटेड टू मैनेज रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको क्रिएट किया गया है किस चीज के लिए? टू मैनेज एंड रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिक्वायर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। Reconstruction company are act as a bad bank by isolating non-performing asset from the balance sheet of bank financial institution and facilitate the latter to concentrate on normal banking activity. मतलब ये बैंकों से उनकी क्या ले लेती है? ये बैंकों से उनकी क्या ले लेती है? बैड एनपीएस, और बैंकों को बोलती है कि आप सिर्फ अपने नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी पे क्या करो? कंसंट्रेट करो। और फिर बाद में ये रिकवरी का काम करते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन बाद में रिकवरी की तरह काम करती है, रिकवरी करती है। किनसे रिकवरी करती है ये? किनसे रिकवरी करती है ये रिकवरी करती है एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, जिन्होंने डिफॉल्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। Benefit of incorporating asset reconstruction company ARCs। बेनिफिट क्या है? ये कैश रियलाइजेशन, कैश को रियलाइज करवाती है, कैश रियलाइजेशन एक्टिविटी फ्रॉम बोरोवर्स, डिफॉल्टिंग बोरोवर से पैसे निकलवाती हैं। As a cash realization activity from defaulting borrower is a lengthy and cumbersome procedure. Relieving bank of the burden of NPA will allow them to focus better on the managing the core business, including providing new business opportunity for the ARC. ये मतलब जो ये बैंक लोन देती है, अगर लोन
एक बोरोवर रीपे नहीं करता तो बैंकों को बोलती है आप अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी पे ध्यान रखिए, जो ये रिकवरी का काम है ये हम हैंडल करेंगे। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती हैं ARCs के लिए। ट्रांसफर द ट्रांसफर शुड हेल्प restore depositor and investor confidence by ensuring the lender is financial health. The banker use it as a method to hive off the bad loan from their balance sheet. ARC can maximize recovery value by minimizing cost. मतलब ARC क्या करते हैं, maximize recovery value देके जाते हैं। ARC also help building industry expertise in loan resolution and restructuring management, beside serving as a catalyst for important legal reform in bankruptcy procedure and loan collection. ARC help करता है building industry expertise in loan resolution. ARC play important role in developing capital market through secondary asset reconstruction. मतलब कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के अंदर भी इनका क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये क्या काम करते हैं, पहला इनका काम होता है कैश को रियलाइज करवाना, दूसरा काम होता है मैक्सिमाइज करना रिकवरी और मिनिमाइज करना कॉस्ट। ये क्या काम करता है, लोन के रिजोल्यूशन में काम करता है, लोन के रेजोल्यूशन के लिए, बेटर रेजोल्यूशन, किस तरह से लोन को रिजोल्व किया जा सके, रिस्ट्रक्चरिंग मैनेजमेंट में काम करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट में। आगे बढ़ते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, बात करते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट कराओगे अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी। कंपनी जो हो सकती है वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या फिर पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। सेकेंडली, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी हैज टू रिसिप्ट इटसेल्फ विद द RBI। आप क्या कर सकते हो, पहले तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पहले तो इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा, अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और दूसरा फिर इसको RBI के पास अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। एंड ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और इस पे कौन सा एक्ट लगता है, इसके ऊपर लगता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आर गवर्न्ड बाय द सारफेसी एक्ट। इसको बोलते हैं सारफेसी एक्ट, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी गाइडलाइंस एंड, इसके ऊपर सारफेसी एक्ट लगता है, सारफेसी एक्ट। Every ARC shall apply for registration in the form specified in the notification। जो नोटिफिकेशन की डेट दे रखी है इशू बाय द RBI। मतलब आप ये बता सकते हो कि जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म है स्पेसिफाई बाय द RBI। जो RBI ने स्पेसिफाई किया हुआ है उसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे एंड ऑब्टेन करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक हैज प्रोवाइडेड अंडर Section 3 of SARFAESI Act. The ARC, Asset Reconstruction Company, seeking registration from RBI shall submit their application in the format specified by the bank, duly filled in all the relevant annexure supporting document। और किसको फाइल करेंगे, टू द चीफ जनरल मैनेजर। किसको, चीफ जनरल मैनेजर को, इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग रेगुलेशन, सेंट्रल बैंक RBI। आप जो भी एप्लीकेशन फाइल करोगे उस फॉर्मेट में करोगे जो कि RBI ने बताया गया है, साथ में सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओगे और उसको इस एड्रेस पे और इस पर्सन को चीफ जनरल मैनेजर को फाइल कर दोगे। तीसरा, एन ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच हैज ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
issued by the bank under section 3 of the act can undertake both securitization and is asset reconstruction activity। एक ARC जो है सिक्योरिटाइजेशन और दूसरा कौन सा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। ये दोनों काम कर सकती है। लास्ट पॉइंट, ARC shall commence business within 6 months from the date of grant of certificate of registration by the RBI। RBI may grant extension for further period not exceeding 12 months। ARC अपना बिजनेस कमेंस करेगी 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया ना, उसके 6 महीने के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी RBI और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। RBI में ग्रांट एक्सटेंशन फॉर फर्दर पीरियड, RBI इनको फर्दर पीरियड की एक्सटेंशन भी देके चल सकता है। RBI में ग्रांट एक्सटेंशन फॉर फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। तो ये भी यहाँ पे हो, यहाँ पर चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, microfinance institution is an organization that offer financial service to low income population। जिन पॉपुलेशन की लो इनकम है उनको फाइनेंशियल सर्विसेज देना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का काम है। ऑलमोस्ट ऑल द गिव लोन टू मेंबर एंड मैनी ऑफर इंश्योरेंस डिपॉजिट अदर सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन विच फाइनेंस ऑन अ लार्ज स्केल आर रिगार्डेड एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे फाइनेंस करते हैं वो कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं? माइक्रो फाइनेंस। दे आर दूज ऑफर क्रेडिट अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुअर state of population। An increasing number of microfinance institutions are seeking non-banking financial company status from RBI to get wide access to funding including bank balance। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? बैंक फाइनेंस, जो भी पहला तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये लो इनकम पॉपुलेशन को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करके यहाँ पर चलते हैं। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करके यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। लार्ज स्केल पे जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, लार्ज स्केल पे जो ऑर्गेनाइजेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ये काम करने के लिए आरबीआई के पास अपने आप को हैज एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो फिर ये क्या करेंगे? एनबीएफसी से अपना, आरबीआई से अपना एज एनबीएफसी स्टेटस लेके चलेंगे। नाबार्ड जो है एक माइक्रो फाइनेंस है जिसका प्रोविजन है थ्रिफ्ट करना, क्रेडिट देना, फाइनेंशियल सर्विस देना एंड प्रोडक्ट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट टू पुअर। नाबार्ड जो होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट का गरीबों को, जो कि रूरल एरिया में, सर्बन, सेमी अर्बन एरिया में या अर्बन एरिया में लोन प्रोवाइड करता है। स्मॉल गरीबों को स्मॉल अमाउंट का लोन प्रोवाइड करता है, माइक्रो फाइनेंस है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के?
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड फाइनेंस सर्विसेज टू दोज इनकम इज स्मॉल एंड अनस्टेबल। जिन लोगों की इनकम स्मॉल है या अनस्टेबल है उन लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। Their need are small and rise suddenly. The institution provide finance, namely the bank, demand collateral security which they cannot provide. Most of the time, they are in urgent need of fund to meet their consumption demand. For example, to meet expenses related to education, illness. मतलब ये उन लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं कि जिनकी जो जरूरतें होती हैं वो छोटी होती हैं और जिनको अचानक से जरूरत होती है। और जो जो बैंक, इसमें नेमली क्या होते हैं, बैंक होते हैं। इसमें नेमली जो ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ये बैंक होते हैं, ठीक है ना। और ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अर्जेंट नीड ऑफ फंड टू मीट देयर कंजप्शन डिमांड। जैसे किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, वेडिंग के केस में, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो माइक्रो फाइनेंस से लोन ले सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, किसी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी वो पर्सन क्या कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन लेके यहाँ पर चल सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप is the most exciting discovery in the context of microfinance. The Indian microfinance scene is dominated by the self-help group and their linkage with bank. This has helped in empowerment of women, eradication of poverty among the people of low income. Eradication of poverty. तो भाई क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है सबसे बड़ा एग्जांपल है जो डिस्कवरी हुआ किससे, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड से। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड अ ग्रेटर मेन्यू ऑफ ऑप्शन वेयर बाय द स्मॉल लोन कैन बी अर्नड नॉट जस्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज बट ऑल्सो थ्रू सेल्फ मोबिलाइजेशन। The biggest flexibility in case of microfinance is a lack of any physical collateral in case of loan from bank. और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। The characteristic of microfinance may be summarized as under. जो लोन का साइज होता है ना इसमें वो छोटा होता है, रिपेमेंट पीरियड भी छोटा होता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मोबिलाइज रिसोर्स बोथ फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। नो कोलैटरल, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। जो इसका यूज होता है फ्लेक्सिबल यूज के लिए आप ले सकते हो। लोन गिव आर मोस्टली ग्राउंड्स ग्रुप लोन ट्रिकलिंग डाउन टू इंडिविजुअल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज लो ड्यू टू ग्रुप लैंडिंग। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एमएफआईज बात कर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का इनकॉर्पोरेशन किस तरह से होता है। पहले तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एज अ कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट। या तो आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हो या पब्लिक कंपनी अपने आप को या इसको इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। फिर उसके बाद आपको इसे आरबीआई के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा, सिंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको जब एप्लीकेशन ऑफ आरबीआई के पास लगाओगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तीसरा, बोर्ड रेजोल्यूशन। सेम डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऊपर एनबीएफसी में पढ़े थे, सेम डॉक्यूमेंट जो हमने एनबीएफसी के केस में पढ़े थे वही डॉक्यूमेंट एमएफआई में भी जरूरत पड़ते हैं। सेम टू सेम सारे के सारे वही डॉक्यूमेंट, तो वही डॉक्यूमेंट इसमें भी जरूरत पड़ते हैं। तो सारे के सारे
वही डॉक्यूमेंट, वही कंडीशन MFI में भी सेम टू सेम हैज NBFC। जो हमने NBFC में पढ़े थे सेम इसमें MFI में भी सेम टू सेम अप्लाई होंगे, तो एक्स्ट्रा कुछ भी जरूरत नहीं है, आप सेम वही यूज करोगे, क्योंकि MFI भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी एज ए NBFC अपने आप को RBI के पास रजिस्टर कराना पड़ता है, RBI के पास रजिस्टर कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है, RBI के पास अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है।